हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10 सिक्स चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारे यहाँ जो जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर हैं, ठीक है, जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर हैं उनको तीन पार्ट में बांटा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में वे सब ऑब्जेक्टिव आते हैं, मतलब कि वे सब ऑक्यूपेशन आते हैं जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कृषि हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया यानी पीसी कल्चर हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, पॉटरी हो गया, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या आता है, इसका जो प्रोसेसिंग किया जाता है उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री में, मतलब इंडस्ट्री जितने हैं सब सेकेंडरी सेक्टर के आते हैं। और टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। जैसे जितने सर्विस वाले जॉब हो गए, जैसे टीचर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, आर्मी मैन हो गए, तो ये सब जो है टर्शियरी सेक्टर के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके लार्ज क्वांटिटी में गुड्स का प्रोड्यूस करना ताकि वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन सके। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अभी हम बताया जा रहा है जैसे पेपर को मैन्युफैक्चर किया जाता है लकड़ी से, शुगर को मैन्युफैक्चर किया जाता है शुगर केन से, आयरन और स्टील को आयरन ओर से, उसी तरह एल्युमिनियम को बॉक्साइट से। ठीक है, उसी तरीके से जैसे यार्न का इंडस्ट्री है तो यार्न से बनाया जाता है क्लॉथ। यार्न अपने आप में एक इंडस्ट्री है। यार्न जैसे डिफरेंट कॉटन से, मान लीजिए कॉटन से निकाला गया या फिर सिल्क वर्म से निकाला गया, ठीक है, सिल्क निकाला जाता है। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल टू फिनिश्ड गुड। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में जितने लोग एम्प्लॉयड होते हैं, इंडस्ट्री में जितने एम्प्लॉयड लोग होते हैं, क्या करते हैं, प्राइमरी मटेरियल को फिनिश्ड गुड में बदलते हैं। ठीक है, द वर्क एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज, ईटीसी। तो जैसे एग्जांपल में दिखाया जा रहा है कि ऐसे वर्कर जो एम्प्लॉयड हैं कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या फिर स्टील इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इसके एग्जाम्पल हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कुछ पीपल जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो कोई कंट्री इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग होगा ये डिपेंड करता है कि वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितना, वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितना डेवलप है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर मेनली। तो बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जो है कंसीडर किया जाता है, किसी भी इकोनॉमी के लिए बैकबोन कंसीडर किया जाता है, उसका रीढ़ का हड्डी इस तरह एक तरह से बोल सकते हैं, तो उसका एक सपोर्टिंग एलिमेंट उसको माना जाता है। Manufacturing industry not only help in modernizing agriculture, which form the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector। तो कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है न सिर्फ हम लोग को एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करता है, बल्कि उन लोगों को भी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर पे लोगों का जो डिपेंडेंस था अपने जॉब के लिए, उसको भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में जॉब मिलता है और लोग सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंस थोड़ा कम होता है और इससे एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज करने में फ़ायदा मिलता है। और एग्रीकल्चर जो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, तो इसलिए हमारे कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज पर प्री कंडीशन और इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, ठीक है, प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्री कंडीशन है। यदि मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्री कंडीशन करने मतलब क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का पहले का कंडीशन है। ठीक है, यदि इंडस्ट्री सेक्टर नहीं रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, and eradication of unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industry and joint sector ventures in India। हमारे इंडिया में तीन तरह की इंडस्ट्री होते हैं, 3 या 4 तरह की इंडस्ट्री होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कहने मतलब सरकारी कंपनी हो गया। उसके बाद आते हैं प्राइवेट सेक्टर, तो जो किसी एक आदमी के हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट सेक्टर किसको बोलते हैं, जैसे प्राइवेट और पब्लिक दोनों है, उसमें सरकार भी एक पार्टनर है और पब्लिक भी एक पार्टनर है, जैसे प्राइवेट भी एक पार्टनर है। और उसके बाद होता है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब कई सारे लोग मिलकर के उस फैक्ट्री को चला रहे हैं। ठीक है, इसलिए फैक्ट्री कई तरह के होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर फैक्ट्री सेटअप करने के पीछे हमारा मकसद यही था कि इस कंट्री से पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जाए, हटाया जाए। ठीक है, और रीजनल डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म किया जाए। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब कोई रीजन जो बहुत ज़्यादा डेवलप है और कोई रीजन कम डेवलप है, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। फैक्ट्री को ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में शिफ्ट किया जाए। एक्सपोर्ट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड, हमारे यहाँ जो मतलब कि हम लोग मैन्युफैक्चर्ड गुड को एक्सपोर्ट करें जिससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व है। फॉरेक्स रिजर्व यानी कि हम लोग डॉलर को अर्न करें, जिससे हम लोग पेट्रोल वगैरह खरीदने में हेल्प कर मिलेगा हम लोग को। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल टू वाइड वेराइटी ऑफ फिनिश्ड गुड ऑफ हायर वैल्यूज आर प्रोस्पेरस। और देखा गया कि ऐसे कंट्री जो वाइड रॉ मटेरियल को, जैसे हमारे रॉ मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है,
लेकिन हम लोग उसको फिनिश्ड गुड में नहीं बेच कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंट्री जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज करते हैं वो प्रोस्पेरस होते हैं, वो कंट्री काफ़ी समृद्ध हो जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, तो कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। दे मूव हैंड इन हैंड, दोनों एक दूसरे के हाथ में खेलते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। फॉर इंस्टेंस देखा जाए तो एग्जाम्पल, द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, दे डिपेंड ऑन लेटर फॉर रॉ मटेरियल, तो इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, एंड सेल देयर प्रोडक्ट सच एज इरीगेशन पंप फर्टिलाइजर, और इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल खरीदता है और अपना फिनिश्ड गुड बेचता है किसानों से, जैसे इरिगेशन पंप बेचता है, फर्टिलाइजर बेचता है, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक्स, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स और भी कई तरह के औजार फार्मर को बेचा जाता है इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को डेवलपमेंट में मदद करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन बट आल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी इफिशिएंट, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से न सिर्फ किसानों को मदद ही मिला है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में, बल्कि उनके प्रोडक्शन उनका काफ़ी इफिशिएंट हो गया, काफ़ी आसान हो गया है। इन द प्रेजेंट डे ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर इफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव, आज के ग्लोबलाइजेशन की एज में हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा इफिशिएंट होना पड़ेगा, ज़्यादा कम्पिटिटिव होना पड़ेगा। सेल्फ सफिशियंसी इज अलोन नॉट एनफ, आवर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो कहा जा रहा है कि ऐसा ही, मतलब कि सिर्फ अपने यहाँ खर्च करना ही काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मतलब कि हमारे यहाँ जो भी प्रोड्यूस होता है इंडिया के अंदर ही कंज्यूम होता है अधिकांशतः, तो अपने देश के अंदर कंज्यूम करना ही काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट को कंपटीशन दिया जाए, ऐसा सामान बनाना चाहिए। ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, तो इंडस्ट्री का हमारे नेशनल इकोनॉमी में क्या योगदान है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ओवर द लास्ट 2 डिकेड द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है स्टेगनेटेड एट 17% ऑफ द जीडीपी, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है हमारा शेयर जो जीडीपी में देखा जाए तो 17% है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमारे जीडीपी में शेयर 17% है, जबकि इंडस्ट्री का 27% है। 10% जो है दूसरे इंडस्ट्री का है, जैसे माइनिंग का, क्वायरिंग का, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का 10% है, 17% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है, ठीक है। दिस इज मच लोअर इन कंपेरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमी, तो दूसरी ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में देखा जाए तो उससे काफ़ी कम है, जैसे 25 से 35% डिफरेंट इकोनॉमी में है, दूसरे देश में देखा तो 25 से 35% के आसपास है। और जो ग्रोथ का ट्रेंड रहा है वो भी काफ़ी स्लो रहा है। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%, तो हम लोग के यहाँ जो टारगेट रखा गया है कि अगले दशक में 12% का ग्रोथ करें हम लोग, ठीक है। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम, 2003 से देखा जा रहा है कि हमारे जो ग्रोथ रेट है 9 से 10% है। विथ अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक्स प्रेडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, तो कई लोगों के द्वारा, मतलब कि जितने इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, और इंडस्ट्री सेक्टर में जो काम करते हैं उनके द्वारा ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि अगले दशक तक हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कम्पिटिटिव बनाने के लिए एक काउंसिल सेटअप किया है जिसका नाम है द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन, ताकि इंडस्ट्री सेटअप कहाँ पे किया जाना चाहिए, इंडस्ट्री सेटअप कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन और कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, लोअर पावर एंड मार्केट, तो इंडस्ट्री सेक्टर को कई चीज़ से इन्फ्लुएंस मिलता है, मतलब कई चीज़ पे डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कहाँ सेटअप होगा। तो सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होना, वहाँ पे रॉ मटेरियल उपलब्ध होना। दूसरा वहाँ पे लेबर मिलना, यानी कि मजदूर मिलना, वहाँ पे श्रमिक मिलना। कैपिटल यानी पूंजी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी और मार्केट, उस सामान जो प्रोड्यूस हो जाएगा उसको बेचा कहाँ जाएगा, ये मिलना। इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस, तो ऐसा रेयरली पॉसिबल है, मतलब कि ऐसा ना के बराबर संभव है कि सारा जो जितना ये पांचों फैक्टर हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, ये सब, ठीक है, सब एक ही जगह पे हो, ऐसा मिलना मुश्किल है। तो इसलिए जो है यदि जहाँ पे 2-3 फैक्टर अवेलेबल होता है तो हम लोग वहाँ इंडस्ट्री सेटअप करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलोज, तो जैसे ही किसी एरिया में जैसे ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होता है तो अर्बनाइजेशन उस एरिया का हो जाता है। कैसे, तो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग आसपास रहने लगते हैं, तो उनको सेवा देने के लिए डिफरेंट छोटा मोटा मार्केट खुल जाता है, वही मार्केट फिर आगे आगे बड़ा होते जाता है और काफ़ी बड़ा सिटी बन जाता है। जैसे जमशेदपुर, टाटा, ये सब सिटी देख सकते हैं, आज काफ़ी बड़ा है। पहले वहाँ पे कुछ नहीं था जब ये टाटा सेटअप हुआ था तब। 10 इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो इन हैंड, तो देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों हैंड इन हैंड ट्रेवल करता है, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है, कंटेम्प्रेरी है। सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल डिवाइस टू द इंडस्ट्री, तो सिटी जो है इंडस्ट्री को ये सब सर्विस प्रोवाइड कराता है। और मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर मेक यूज ऑफ एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, तो ऐसे इंडस्ट्री को एग्लोमेरेशन इकोनॉमी बोलते हैं। कहाँ पे, तो जैसे यदि इंडस्ट्री जो है
अर्बन सेंटर के द्वारा जो भी फायदा दिया जा रहा है, जैसे अर्बन सेंटर के द्वारा बैंकिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है और इंडस्ट्री उसका भरपूर यूज करता है, तो उसको हम लोग एग्लोमेरेशन इकोनॉमी बोलते हैं। ग्रेजुअली लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन टेक्स प्लेस, और धीरे धीरे सबसे मतलब कि एग्लोमेरेशन इकोनॉमी कहने का मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री जो है जहाँ पे जो भी अर्बन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है उसका भरपूर यूज कर रहा है, अपने कंडीशन का काफ़ी यूज कर रहा है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर लोकेटेड इन प्लेसेज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड। तो इंडस्ट्रियल मतलब कि हमारी आज़ादी के पहले इंडिया में जितने भी इंडस्ट्री थे उनका एक ही टारगेट था कि दूसरे देश में ट्रेड किया जाए और इसी हिसाब से लोकेट किया जाता है, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इस एरिया में लोकेट किया जाता था, जहाँ ताकि समुद्र से दूसरे देश में आसानी से भेजा जा सके। लेकिन बाद में जो है हिंटरलैंड में, मतलब हिंटरलैंड कहना मतलब देश के आंतरिक हिस्सों में भी इंडस्ट्री सेटअप किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हम लोग इंडस्ट्री और मार्केट कैसे लिंक है एक दूसरे से। तो इंडस्ट्री में इनपुट क्या होता है, तो रॉ मटेरियल और लैंड, लेबर, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री में, फिर उसके बाद आउटपुट जो प्रोडक्ट होता है उसको ट्रांसपोर्ट के सारे मार्केट में भेजा जाता है, मार्केट से मनी आता है, उस मनी को फिर दोबारा यूज किया जाता है इनपुट के रूप में, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। द की टू डिसीजन द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी और लेबर का मिलना भी इंडस्ट्री को लोकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो आइडियल लोकेशन क्या है हम लोग अभी डिस्कस किए, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को कई तरीके से क्लासीफाई किया गया, हम लोग पिछले क्लास में भी ये सब के बारे में पढ़े हैं 7-8 में। तो जैसे कहा जा रहा है कि लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट डेट यूज इन डेली लाइफ। तो उसको यहाँ पे देखा जाना चाहिए कि हम लोग डेली लाइफ में कितने तरह के ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लास, ठीक है, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, ये सब हम लोग यूज करते हैं। यदि इसी के आधार पे हम लोग बांटे तो इंडस्ट्री कई तरीके में बढ़ सकता है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के सोर्स पे यदि हम इंडस्ट्री को बांटे तो एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड का मतलब क्या हो, जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, जैसे कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, ये सब। उसके बाद मिनरल बेस्ड की बात किया जाए तो आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मेन रोल कहने मतलब उनका रोल क्या है समाज में, तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज भी सप्लाई प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। तो ये क्या होते हैं, बेसिक और की इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सब इंडस्ट्री हो गया। और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज को बोलते हैं जो फाइनल गुड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे चीनी प्रोड्यूस करते हैं, टूथपेस्ट, पेपर, ये सब प्रोड्यूस करते हैं, जिनको ग्राहक डायरेक्टली यूज करता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर देखा जाए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है। हर सरकार के द्वारा लिमिट तय किया जाता है कि स्मॉल किसको बोलेंगे, मीडियम किसको बोलेंगे, है ना, और टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पे देखा तो पब्लिक, तो सबसे पहले जो पब्लिक सेक्टर कहना मतलब कि जो सरकारी कंपनी जैसे भेल, सेल, ये सब हो गया। और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के देखा जाए तो जो किसी खास आदमी का, जैसे टिस्को है, टाटा का है, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर लिमिटेड, ये सब जो है डाबर इंडस्ट्री। ज्वाइंट सेक्टर जिसमें सरकार और प्राइवेट आदमी दोनों मिला हुआ हो, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड एक ज्वाइंट सेक्टर कंपनी है। कोऑपरेटिव सेक्टर जिसमें कई लोग आपस में मिलकर के ऑपरेट करते हो, ठीक है, मतलब कि पार्टनरशिप पे अपना कंपनी को चलाते हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। जैसे अमूल एक काफ़ी फेमस इसका है, अमूल का जो दूध आता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। तो कितने रॉ मटेरियल, कितने मतलब किस तरह का रॉ मटेरियल यूज करता है, तो इसके हिसाब से हैवी इंडस्ट्री जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्रीज है। और लाइट इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, जो लाइट गुड्स यानी कि हल्के गुड प्रोड्यूस करता है, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स वाले इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं अलग अलग से। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो इसमें मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान का प्रोडक्शन होता है, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, ये सब जो हो गया एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल जहाँ पे यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रोसेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले फाइबर प्रोडक्शन होता है, रॉ फाइबर हो गया, उसके बाद स्पिनिंग होता है, वहाँ से यार्न बनता है, यार्न को नाइटिंग किया जाता है तो फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है, कपड़ा को फिर डाई किया जाता है, उसको फिनिशिंग किया जाता है, उसके बाद गारमेंट बनाया जाता है, गारमेंट का मैन्युफैक्चर इस तरीके से होता है ना। तो पूरा दिखाया जा रहा है कि वैल्यू एडिशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस तरह से वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, यहाँ तक कि हमारे इंडिया में सबसे पहली बार कॉटन का ही फैक्ट्री सेटअप हुआ था। और इसका योगदान किस तरीके से है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, हर तरीके से इंडिया को बेनिफिशियल है। और इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट। और इंडिया में मात्र यही एक ऐसा कंपनी जो सेल्फ रिलायंट है, यानी आत्मनिर्भर है ना। तो इंडिया में एकमात्र ऐसा कंपनी जो कि आत्मनिर्भर है, इसको विदेश से यदि कोई हेल्प नहीं भी मिलेगा, विदेश से कोई रॉ मटेरियल इसको नहीं चाहिए, कोई लेबर वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल के बारे में। तो इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड इन हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक। तो हमारे यहाँ एंशियंट समय से, पुराने समय से ही ये इंडस्ट्री है। पहले हाथ से बुना जाता था, इसलिए इसको हैंडलूम बोला जाता है। अब मशीन से बोला जाता है तो उसको पावर लूम बोलते हैं। ठीक है, तो हैंडलूम और पावर लूम दो तरीके से बुना जाता है कपड़ा इंडिया में। आफ्टर 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम केम इनटू यूज, पावर लूम यूज में आया। और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड ए सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के समय इंडिया का जो इंडस्ट्री था उसको काफ़ी सेटबैक सहना पड़ा, काफ़ी उसको दिक्कत सहना पड़ा, क्योंकि वहाँ से जो है मिल से बनकर आता था। हमारे यहाँ हैंडलूम हुआ करता था, तो हम लोग उसको कम्पीट नहीं कर पाए। वो सस्ता होता था, इंडिया वाला महंगा होता था। इंडिया में पहला जो टेक्सटाइल मिल सेटअप किया गया था मुंबई में 1854 में। और दोनों जो वर्ल्ड वार हुआ था, टू वर्ल्ड वार वेयर फाउट इन यूरोप, इंडिया वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी। उसमें इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था। देयर इज डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके, हेंस दे गेव अ बूस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो वर्ल्ड वार जब हुआ था तो यूके का जितना फैक्ट्री था वो मतलब कि वॉर से रिलेटेड सामान बनाने में बिजी हो गया। ठीक है, तो यूके का जो जितने भी अंग्रेज थे सोचे कि इंडिया की इंडस्ट्री को इस समय हेल्प करते हैं। और यूके का जो इंडस्ट्री था वो लड़ाई के लिए सामान बना रहा था, वॉर के लिए सामान बना रहा था। तो इंडिया की इंडस्ट्री को मौका मिल गया और उस समय कॉटन टेक्सटाइल काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश किया इंडिया में, मतलब कि कॉटन इंडस्ट्री उस समय काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। इन द अर्ली ईयर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो पहले के साल में जो है मतलब स्टार्टिंग में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है मेनली महाराष्ट्र और गुजरात में ही फोकस थे। उसका बहुत सारे रीज़न है, जैसे वहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल था, मार्केट काफ़ी बड़ा था, मुंबई का मार्केट, वहाँ से एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते थे इजीली। ठीक है, इसलिए उसी एरिया में खोला गया। तो इंडस्ट्री का काफ़ी एक क्लोज लिंक होता है रॉ मटेरियल से और एक्सपोर्ट, मतलब कि जहाँ से एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मर, उधर के जो फार्मर थे गुजरात और महाराष्ट्र के, वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है और ब्लैक सॉइल में कॉटन काफ़ी आसानी से उगता है, इसलिए वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री काफ़ी जल्दी फ्लोरिश किया। ठीक है, वाइल यहाँ पे देखा जाए तो वाइल स्पाइनिंग कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। तो स्पाइनिंग का जो प्रोसेस था इन सब राज्यों में आसानी से होता था। वीविंग हाईली डिसेंट्रलाइज टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल एंड डिजाइन फॉर वीविंग इन कॉटन। तो यहाँ पे कॉटन से कई चीज़ बनाया जाता था, जैसे कॉटन का काम होता था, सिल्क का, जारी का। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पाइनिंग। तो इंडिया एक मतलब कि धागा बनाने में जो इंडिया वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन रखता है, आज भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। बट वीविंग सप्लाई लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज कैन नॉट यूज मच द हाई क्वालिटी यार्न प्रोडक्ट्स इन द कंट्री। लेकिन वीविंग का जो यहाँ पे प्रोडक्शन था उस समय काफ़ी लो क्वालिटी का होता था। वीविंग इज डन बाई हैंडलूम, क्योंकि वहाँ पे हैंडलूम से उस समय होता था। हालांकि अब पावर लूम और मिल भी आ चुका है। द हैंड स्पिन खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। तो हमारे यहाँ खादी जो है, ठीक है, तो हाथ से बुना जाता है और एक काफ़ी लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में उनके घर में ही। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान। तो जैसे कि बताया कि इंडिया यार्न काफ़ी वर्ल्ड क्लास का प्रोवाइड कराता है, लेकिन यहाँ पे जो कपड़ा बनता है, उससे जो यार्न से जो कपड़ा बनेगा, फैब्रिक जो बनेगा, ठीक है, वो जो है काफ़ी मतलब उतने हाई क्वालिटी का नहीं होता है, वर्ल्ड क्लास कंपटीशन नहीं होता है। तो इंडिया जो यार्न को एक्सपोर्ट करता है कहाँ, जापान से। और भी अदर इंपोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया और यूएसए को भी, यूके, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, ये सारे कंट्री को इंडिया यार्न प्रोड्यूस करता है, यार्न जो है सप्लाई करता है। यानी इंडिया यार्न का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, आप समझ सकते हैं। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। कॉटन यार्न के ट्रेड देखा जाए तो उसमें हमारा इंडिया काफ़ी बड़ा योगदान है। आपर स्पिनिंग मिल्स आर competitive at global level and capable of using all fibers we produce. The weaving, knitting and processing unit cannot be used में हाई क्वालिटी यार्न। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमारे में जो वीविंग यूनिट है या फिर प्रोसेसिंग यूनिट है उतने हाई क्वालिटी का नहीं है जो दूसरे कंट्री को कम्पीट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैप के सहारे दिखाया जा रहा है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है कॉटन टेक्सटाइल है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे यहाँ पे यूपी के मुरादाबाद में है, आगरा में है, इधर ज़्यादा आपको मिलेगा पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, फिर इधर मिलेगा ज़्यादा उज्जैन, देवास, इंदौर, सूरत, पुणे, मुंबई, ठीक है, वर्धा, औरंगाबाद, इस रीजन में ज़्यादा आपको मिलेगा। फिर नीचे में आपको मिलेगा कोचीन, मदुरई वगैरह, और फिर यहाँ मिलेगा आपको कॉटन टेक्सटाइल का इंडस्ट्री मुर्शिदाबाद, हुगली वगैरह रीजन में। ठीक है, वही वुलन टेक्सटाइल की बात किया जाए तो रेड कलर में जो आपको दिख रहा है वुलन टेक्सटाइल का है, तो इस एरिया में वुलन टेक्सटाइल काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, गुरुग्राम, बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर, शाहजहाँपुर, कानपुर, बनारस, ये सब जो है वुलन टेक्सटाइल के लिए। और सिल्क टेक्सटाइल की बात किया जाए तो सिल्क टेक्सटाइल हालांकि बिहार में भी है, भागलपुर में होता है, इस मैप में नहीं दिखाया जा रहा। बिहार के भागलपुर को सिल्क इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद देखा तो बांकुरा, मुर्शिदाबाद, फिर इधर हो गया मिर्ज़ापुर हो गया, ठीक है, सॉरी बनारस है, मिर्ज़ापुर सॉरी वुलन इंडस्ट्री के लिए है। मिर्ज़ापुर का कालीन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और कालीन यानी जो दरी बिछाया जाता है। बनारस का साड़ी काफ़ी फेमस है, सिल्क इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कहाँ पे कौन सा होता है। उसके बाद नीचे में देखा जाए तो मैसूरू हो गया और कोलार हो गया, बेंगलुरु में भी। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरी तरफ, दूसरे पेज में। तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स। तो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है काफ़ी छोटे छोटे यूनिट में होता है।
ठीक है, जो लोकल मार्केट को सर्व कर पाता है। इस कारण से हम लोग जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लॉन्ग स्टेपल कॉटन, द नीड ऑफ इम्पोर्ट इज स्टिल इल फेल्ड। तो कहा जा रहा है कि हम लोग आजकल जो है मतलब अब हम लोग भी हाई क्वालिटी के कपड़े बनाने लगे हैं, लेकिन आज भी जो है उतने कंपटीटिव नहीं जितने वर्ल्ड लेवल के होते हैं। जूट टेक्सटाइल की बात किया जाए तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, एंड जूट गुड्स एंड स्टैंडर्ड सेकंड प्लेस इन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। तो एक्सपोर्ट की बात किया जाए तो बांग्लादेश के बाद इंडिया दूसरे नंबर पर एक्सपोर्ट करने में जूट को। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मिल्स इसका लोकेटेड है, खास करके हुगली रीजन के कारण। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप नियर कलकत्ता इन 1855। तो कलकत्ता के नियर नज़दीक रिसरा में, ठीक है, पहली बार जो है वहाँ पे सेट किया गया था जूट मिल। और पार्टीशन के बाद जूट मिल रिमेन इन इंडिया, बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश, ठीक है। तो पार्टीशन के बाद जो है जूट मिल वाला एरिया इंडिया में आ गया, और जूट प्रोडक्शन वाला जो एरिया था उसका लगभग 3/4 हिस्सा बांग्लादेश में चला गया, ठीक है। हालांकि उसमें वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो इसलिए इंडिया का जो जूट इंडस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन इन हुगली बेसिन यार। तो हुगली बेसिन में ही जूट का प्रोडक्शन क्यों होता है? तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, वहाँ पे जूट प्रोड्यूसिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे जो वाटर ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, वहाँ रेलवे भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, रोडवे और वाटरवे भी है ना। और रॉ मटेरियल वहाँ पे आसानी से मिलता है, जिसके कारण वहाँ पे मिल काफ़ी ज़्यादा हुगली बेसिन में ही सेटअप है। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ बिहार उड़ीसा। तो वेस्ट बंगाल के मतलब वेस्ट बंगाल खुद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेबर अवेलेबल है। उसके अलावा उसके नज़दीक स्टेट है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वहाँ से काफ़ी लेबर वहाँ पे मिल जाते हैं। इस कारण से जूट मिल वहाँ पे फ्लरिश करता है। कलकत्ता एक बहुत बड़ा शहर है जो जूट मिल में काम करने लोगों को बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कराता है और एक्सपोर्ट का भी काम करता है। और कलकत्ता मतलब एक बड़ा मार्केट मिल जाता है, इसलिए जूट इंडस्ट्री वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। चैलेंजेस क्या क्या है जूट इंडस्ट्री को? तो चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडस्ट्री इंक्लूड्स स्टीफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट। तो जूट का आजकल काफ़ी ज़्यादा सब्स्टिट्यूट आ गया है, जैसे सिंथेटिक जितने जैसे नायलॉन वगैरह आ गया है, तो उससे कंपटीशन जूट नहीं कर पा रहा है क्योंकि नायलॉन काफ़ी सस्ता है। उसके अलावा दूसरे कंपटीटर जैसे बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि 3/4 एरिया जो हमारा प्रोडक्शन का था बांग्लादेश में चला गया। ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड भी ये सब एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे कंपटीशन हम लोग को मिलता है। हमारे यहाँ जो इंटरनल डिमांड भी काफ़ी कम हो चुका था, लेकिन गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण आजकल इंक्रीज कर रहा है डिमांड, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट का एक पॉलिसी हाल में आया था कि जितने भी पैकेजिंग होगा सेरेल्स का अनाज होगा वो जूट के पैकेज में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि प्लास्टिक के आ जाने से भी इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। प्लास्टिक जो पहले नहीं हुआ करता, 1970s के आसपास प्लास्टिक आया था, ठीक है। प्लास्टिक का डिस्कवर 1960s में हुआ था और 1970 में प्लास्टिक फेमस हो रहा था। उसके पहले हर चीज़ जूट के पैकेज में ही आता था, ठीक है। द मेन इंडिया की तरफ से जूट का एक्सपोर्ट कहाँ होता है? तो यूएसए में काफ़ी ज़्यादा होता है, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब रीजन में इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट होता है जूट को। और द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैज वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट। तो हाल में फिलहाल के कुछ वर्षों में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली का बात किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट को यूज करने की बात किया जाता है, तो जूट इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा आशा का उम्मीद जगह है। शुगर इंडस्ट्री की बात किया जाए तो इंडिया स्टैंड सेकंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंसारी। तो कहा जाए शुगर के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे ब्राज़ील आता है, ठीक है। लेकिन यदि गुड़ की प्रोडक्शन किया जाए, जो जैगरी होता है उसके प्रोडक्शन में जो पहला स्थान पे आता है। और खंसारी जो है ये मतलब कि गुड़ के भी पहले वाला, मतलब कि जैसे ही गन्ना जो उसका रस निकाला जाता है तो उस रस को हल्का जब गर्म किया जाता है तो हल्का ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। उसको ही खंडसारी बोलते हैं। फिर उसके बाद उसको गुड़ बनाया जाता है, गुड़ के बाद फिर शुगर बनाया जाता है, ठीक है। तो गुड़ और खंडसारी के मतलब प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है, वहीं शुगर का बात किया जाए तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। द रॉ मटेरियल यूज है बल्कि, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है काफ़ी ज़्यादा बल्कि है। बल्कि कहने मतलब कि वजन तो ज़्यादा नहीं होता लेकिन स्पेस काफ़ी ज़्यादा लेता है। तो शुगर केन से बनाया जाता है, आप समझ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा शुगर केन इंडिया में उत्तर प्रदेश में होता है। शुगर मिल इंडिया में कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, ये सब स्टेट में है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ज़्यादा मिल है, शुगर मिल है। 60% मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो इंडिया में जितने भी शुगर मिल है उसका 60% उत्तर और बिहार में है, ठीक है। इन रिसेंट ईयर देयर इज अ टेंडेंसी फॉर मिल टू शिफ्ट एंड कॉन्सेंट्रेट इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट। लेकिन ऐसा आजकल देखा गया है कि जो मिल मालिक है यूपी और बिहार से निकल करके खास करके महाराष्ट्र में शिफ्ट हो रहे हैं, साउथर्न और वेस्टर्न स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज द कैन प्रोड्यूस्ड है हायर सुक्रोज कंटेंट। क्यों? क्योंकि इस एरिया में, महाराष्ट्र और साउथ एरिया में जो मतलब कि शुगर केन होता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है, उसमें सुक्रोज का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि यूपी बिहार में जो शुगर केन होता है उसमें सुक्रोज का कंटेंट काफ़ी कम होता है, मतलब इसके मुकाबले कम होता है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो तमिलनाडु का जो शुगर केन होता है उसमें सबसे ज़्यादा सुक्रोज होता है, ठीक है।
द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन, और इधर का जो टेम्परेचर भी काफ़ी ठंडा होता है, तो इसलिए काम करने का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज हो पाता है इधर, इसलिए लोग इधर ज़्यादा आना चाह रहे हैं उधर से, मतलब इंडस्ट्री सेटल नॉर्थ इंडिया से निकल करके। मेजर चैलेंजेस इसका क्या है, तो सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब शुगर केन का जो इंडस्ट्री है सीजनल नेचर का है, जिस समय शुगर केन कटता है उस समय काफ़ी ज़्यादा काम मिल जाता है, अब बाद में फिर काम नहीं मिल पाता है। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज, तो जैसा कि आपको बताया कि फैक्ट्री अधिकांशतः आजकल जो है कहाँ शिफ्ट हो रहा है, महाराष्ट्र में, लेकिन प्रोडक्शन तो अभी भी यूपी बिहार में ही हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट का जो टाइम कॉस्ट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि जो इंडस्ट्री मिनरल का यूज करता है अपने रॉ मटेरियल के रूप में, तो इंडस्ट्री डेट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं कोई ऐसे कौन से इंडस्ट्री में आता है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री की बात किया जाए तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल अदर इंडस्ट्रीज हैवी मीडियम लाइट डिपेंडेंट। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है, क्यों? क्योंकि सारा इंडस्ट्री इस पर डिपेंड करता है। कैसे? तो जितना भी मशीन दूसरी इंडस्ट्री में यूज होता है किस चीज़ का बना होता है, स्टील का बना होता है। जो ट्रांसपोर्ट होता है किस चीज़ से होता है, ट्रक से होता है, तो ट्रक कैसे बना होता है, तो आयरन का बना होता है ना, स्टील का यूज होता है वहाँ पे भी। तो इस तरीके से हर इंडस्ट्री जो है दुनिया में जितना इंडस्ट्री है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बैकबोन इंडस्ट्री या फिर बेसिक इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। स्टील इज नीडेड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, टेलीफोन, है ना, हर चीज़ बनाने में स्टील का यूज होता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड इंडेक्स ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट। तो स्टील का प्रोडक्शन जो है मतलब किस कंट्री में कितना ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है और कितना ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, इससे पता चलता है कंट्री कितना डेवलप है। तो इंडिया जो है स्टील प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है, पहले थर्ड पे आता था जापान, सेकंड सबसे पहले चाइना आता है, ठीक है, उसके बाद इंडिया आता है, थर्ड पे जापान आता है, पहले जापान था और इंडिया थर्ड पे था, ठीक है। लेकिन अभी के लिए याद रखिएगा इंडिया सेकंड नंबर पे स्टील प्रोडक्शन में। आयरन एंड स्टील इज द हैवी इंडस्ट्री, ये हैवी इंडस्ट्री है क्योंकि यहाँ जो रॉ मटेरियल जो यूज किया जाता है, बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल फिनिश्ड गुड आर हैवी एंड बल्की कंटेनिंग हैवी ट्रांसपोर्ट एंड कॉस्ट, ठीक है। आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइम स्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो अप्रोक्सीमेटली 4:1। तो स्टील बनाने में क्या यूज होता है, तो आयरन और कुकिंग कोल और लाइम स्टोन ये तीनों का यूज होता है 4:1 के रेशियो में, ठीक है। सम क्वांटिटीज ऑफ मैंगनीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील, स्टील को थोड़ा हार्ड करने के लिए मैंगनीज मिलाया जाता है उसमें, ठीक है। और यदि देखें तो इन 2018 106.5 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, इंडिया रैंक्ड सेकंड, ठीक है। तो 106 मिलियन टन के साथ 2018 में जो है इंडिया सेकंड नंबर पे आया था। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन, इंडिया जो है स्पॉन्ज आयरन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इन 2018 द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली 70.9 किलोग्राम पर एनम, तो अगेंस्ट द वर्ल्ड 224.5 kg। तो जैसे हम लोग स्टील प्रोडक्शन में तो आ गए, मतलब स्टील का प्रोडक्शन में तो सेकंड नंबर पे आ गए, लेकिन एक आदमी साल भर में कितना स्टील यूज करता है उसमें हम लोग काफ़ी पीछे हैं। दुनिया में एक आदमी जो दुनिया का एवरेज जो है 224 kg है, मतलब कि एक आदमी जो है साल में 224.5 kg स्टील को यूज करता है, ठीक है। अब आप कहिएगा तो हम तो उतना स्टील खाते नहीं, मतलब स्टील का यूज कैसे करता है, तो घर में इसका स्टील यूज होता है बर्तन के रूप में। तो हम लोग साल में मतलब साल में कुछ ना कुछ तो बर्तन खरीदते ही, जैसे लंच बॉक्स हो गया या फिर कुकर हो गया, कुकर एक्चुअली एल्युमिनियम का आता है, उसको प्लेट हो गया, और भी कई सारे बर्तन जो होते हैं जैसे गैस स्टोव वगैरह खरीदो तो उसमें स्टील यूज होता है। फिर उसके बाद हम लोग जो है यूज नहीं, मतलब कि घर में यूज नहीं करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपके इलाके में रोड बन रहा है उसमें स्टील का यूज होता है। आपके इलाके में पॉल लगाया गया है, कोई मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई मशीन लगाया गया है इलेक्ट्रिक पॉल पे, तो उसमें स्टील का यूज हुआ हो, तो आखिर वो भी यूज जो है आदमी पे ही काउंट किया जाएगा ना, कि हम लोग 5000 के पॉपुलेशन पे 50 kg स्टील का कोई मशीन लगाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पर कैपिटा देखा जाए, मतलब एक आदमी इंडिया में 70 kg स्टील खर्च करता है साल भर में, और वर्ल्ड का एवरेज है 224 kg, तो हम लोग काफ़ी पीछे हैं अभी, ठीक है। और हम लोग अभी सेकंड नंबर पे आते हैं स्टील के प्रोडक्शन में, याद रखिएगा, और कंजम्पशन में काफ़ी पीछे हैं। थर्ड नंबर पे जापान आता है, पहले सेकंड पे जापान था। अब यहाँ पे देखा जाए मिनी स्टील प्लांट और स्मॉलर है इलेक्ट्रिक फर्नेसेज यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन। तो कहा जा रहा है कि जो मिनी स्टील प्लांट होते हैं, ठीक है, मिनी स्टील प्लांट जो होते हैं उसमें मतलब कि बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, तो मतलब रिसाइकल किया जाता है। बाकी जो स्क्रैप स्टील होता है पुराने स्टील जो होते हैं उनको जो यहाँ पे रिसाइकल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे आयरन स्टील प्लांट कहाँ पे, तो देख सकते हैं कि इस एरिया में कम्प्लीटली आयरन स्टील प्लांट कहीं नहीं, इधर भी कहीं नहीं है, जो भी है या तो यहाँ पे सिचुएटेड है और यहाँ पे सिचुएटेड है। तो जैसे यहाँ पे कहाँ है, तो देखते हैं बोकारो जमशेदपुर ये दोनों झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है, बर्नपुर और दुर्गापुर दोनों वेस्ट बंगाल में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। याद रखिएगा कौन का है, मैप लोकेशन में आता है एग्जाम में। उसके बाद विजयनगर भद्रावती दोनों कर्नाटका में और सलेम तमिलनाडु में, ठीक है। तो इतने जगह स्टील प्लांट है हमारे यहाँ इंडिया में।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो हम लोग जैसे यहाँ पे देखें कि मिनी स्टील प्लांट में मेनली क्या होता है, तो स्क्रैप आयरन वगैरह स्पॉन्ज आयरन का यूज किया जाता है, मतलब कि पुराने स्टील को रिसाइकल किया जाता है। वहीं यदि हम लोग देखें इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट तो काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रॉ मटेरियल के सहारे स्टील का यूज किया जाता है, बनाया जाता है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग माइक द स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक लिमिटेड है, सरकारी कंपनी है, सेल, ठीक है। इन द 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। 1950 के आसपास देखा तो चाइना और इंडिया दोनों लगभग जो है सेम क्वांटिटी का स्टील प्रोड्यूस, मतलब सेम मात्रा में स्टील प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। तो दुनिया में देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। जैसे हम लोग कंज्यूमर काफ़ी पीछे हैं, चाइना के द्वारा लगभग 900 मिलियन टन, मतलब कि हम लोग कितना करते हैं तो 106 करते हैं, वो 900 करता है। समझिए चाइना फर्स्ट पे है 900 के साथ, हम लोग सेकंड नंबर पे 106 के साथ। एक काफ़ी बड़ा गैप है इंडिया और चाइना में, है ना। और हालांकि इस बार का डाटा देखा है तो हम लोग 109 मिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं और जापान 106 पे आ चुका है, ठीक है। फिर भी हम लोग ही सेकंड पे हैं। तो फिर भी देख सकते हैं कि 1950 के आसपास चाइना और इंडिया लगभग बराबर थे और अब जो है चाइना फर्स्ट पे है और काफ़ी ज़्यादा आगे है, मतलब उसको छूना लगभग इम्पॉसिबल ही लग रहा है देखने में, है ना। कहाँ 109 और कहाँ 900। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री मेनली जो है छोटा नागपुर प्लेटू में कॉन्सेंट्रेटेड है और इसका रीजन है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल काफ़ी इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे लो कॉस्ट पे मतलब कि रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड का है, लो कॉस्ट पे वहाँ पे लेबर मिल जाता है, आसपास में मार्केट है और हुगली से जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है कोलकाता पोर्ट वाले पोर्ट से, ठीक है। तो ये सब रीजन है वहाँ का स्टील इंडस्ट्री का, ठीक है। मतलब स्टील इंडस्ट्री उसी रीजन में कहा जाता है। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी ऑफ स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज। इतना प्रोडक्शन के बाद भी हम लोग स्टील इंडस्ट्री मतलब कि स्टील को हम लोग इम्पोर्ट कराना पड़ता है, ठीक है। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट इंडस्ट्री विद द एफर्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। तो एफडीआई आने से मतलब कि हमारे यहाँ जो एफडीआई का होता है, विदेश से पैसा आता है कंपनी सेटअप करने के लिए, कंपनी में निवेश किया जाता है विदेशियों के द्वारा, तो उसके कारण से हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में बूस्ट मिला है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है। यदि हम लोग बात करें एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री का, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में, तो इंडिया का सेकेंड मोस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। सबसे पहला तो स्टील ही है ना, आयरन एंड स्टील एक साथ काउंट होता है। इट इज़ लाइट, हल्का होता है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इसमें कोरोजन जल्दी नहीं होता है, जल्दी मतलब इसमें जंग वगैरह नहीं लगता है। हीट का गुड कंडक्टर है, मेलिएबल है और स्ट्रॉन्ग है ना। तो इतना ज़्यादा क्वालिटी होने के कारण एल्युमिनियम का डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। इसका मेन यूज कहाँ होता है, तो एयरक्राफ्ट बनाने में, जितने भी हवाई जहाज और पानी के जहाज होते हैं दोनों एल्युमिनियम के बने होते हैं। बर्तन बनाने में, वायर बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। और इसको जो स्टील के एक सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टील काफ़ी भारी होता है। हालांकि स्टील स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन काफ़ी भारी होता है और उतना ही स्ट्रॉन्ग होने के साथ एल्युमिनियम हल्का होता है, तो एल्युमिनियम का ज़्यादा यूज होगा। कॉपर के सब्स्टिट्यूट के रूप में, जिंक के सब्स्टिट्यूट के रूप में, लीड के सब्स्टिट्यूट के रूप में, है ना। तो इतना चीज़ के बदले हम लोग एल्युमिनियम की यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि एल्युमिनियम जब खोज हुआ था तो उस समय एक निकोलस नाम का राजा था, है ना, वो अपना शर्ट का बटन ये सब जो है एल्युमिनियम का बनवाया करता था। उसके यहाँ जो भी चीफ गेस्ट आता था, ठीक है, चीफ गेस्ट जब कोई आता था उसके यहाँ तो उसको एल्युमिनियम के थाली में खाना मिलता था और बाकी लोकल गेस्ट को सोना और चांदी के थाली में मिलता था। मतलब उस समय जब एल्युमिनियम का पहली बार खोज हुआ था तो सोना और चांदी से ऊपर इस मेटल को माना जा रहा था, ठीक है। लेकिन एल्युमिनियम बाद में इतने ज़्यादा संख्या में मिल गया, मतलब कि पूरे दुनिया में, कि फिर अब एल्युमिनियम काफ़ी मतलब कि लो ग्रेड का हो गया, मतलब काफ़ी कम सारे आदमी के पास लगभग हो, और सोना चांदी फिर से फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो हम देख सकते हैं कि कितना मिलियन टन इंडिया और चाइना के देख सकते हैं। जैसे इंडिया के 106 दिखाया जा रहा है और चाइना का 928 दिखाया जा रहा है ना। तो अभी हालांकि ये 2018 का डाटा है, 19 के डाटा के अनुसार 109 मिलियन टन इंडिया का हो चुका है प्रोडक्शन। तो चाइना का भी बढ़ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इंडिया और चाइना का आप देख सकते हैं कितना, पहले वो 82 पे था, 822, हम लोग 86 करते थे। हम लोग हालांकि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किए हैं, सेकंड नंबर पे आ गए हैं। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन द कंट्री आर लोकेटेड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लोकेटेड यहाँ पे बताया गया। बॉक्साइट एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, बॉक्साइट रॉ मटेरियल है, उसी का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा बल्कि है, डार्क रेडिश कलर का होता है। और द फ्लोचार्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि 4 से 6 टन बॉक्साइट लेते हैं तो उससे 2 टन एल्युमिनिया निकलता है और 1 टन एल्युमिनियम निकलता है। तो एल्युमिना एक बीच का प्रोसेस है, ठीक है। एल्युमिना और एल्युमिनियम में कन्फ्यूज मत कीजिएगा। यानी 4 से 6 टन बॉक्साइट जब लेते हैं तो हम लोग को 1 टन एल्युमिनियम मिलता है, तो इसलिए काफ़ी महंगा हो जाता है, ठीक है। और आगे हम लोग यदि देखें केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं तो द केमिकल इंडस्ट्री इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। तो अभी इंडिया में ग्रो कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और काफ़ी डाइवर्स एरिया में ग्रो कर रहा है। इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें भी लार्ज और स्मॉल दोनों तरह की इंडस्ट्री है यहाँ पे।
रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर। तो केमिकल को दो तरीके में बांटा जाता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर। तो इनऑर्गेनिक केमिकल में क्या क्या आता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कहाँ यूज किया जाता है, तो मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, सिंथेटिक्स, प्लास्टिक, एडहेसिव, ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है। दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। तो ये इंडस्ट्री जो पूरे मतलब कि इंडिया में लगभग हर जगह स्प्रेडेड है, कोई एक एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। यदि यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि रॉ मटेरियल बॉक्साइट होता है, उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेल और शिप के द्वारा, एल्यूमिनियम बनाया जाता है, बॉक्साइट को क्रश किया जाता है तो एल्यूमिनियम निकलता है। तो एक ऐसा होता है, तो बल्क और शिप टू द अदर स्मेल्टर, वहाँ से दूसरे स्मेल्टर में इसको भेजा जाता है। वहाँ पे कैल्सिनेटेड होता है। कैल्सिनेटेड क्या है, ये हम लोग केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़े हैं, वहाँ पे कैल्सिनेटेड क्या होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे एल्युमिनियम स्पेल्टर में फाइनली एल्युमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया गया था। ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल में कौन कौन आते हैं, तो पेट्रोकेमिकल विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक। तो ये सब इसके मतलब इस इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किया जाता है ऑर्गेनिक केमिकल का। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट। तो ऑर्गेनिक केमिकल का जो प्लांट है मेनली ऑयल रिफाइनरीज या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट के नजदीक सिचुएटेड होता है। द केमिकल इंडस्ट्री इज द ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो केमिकल इंडस्ट्री का अपना एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है। बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल। तो बेसिक केमिकल को प्रोसेस करके दूसरे केमिकल बनाए जाते हैं। देखते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी एक ही मतलब कि किसी एरिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड है जहाँ पे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी जिसको बोलते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर विच है कम्बिनेशन ऑफ एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास। द थर्ड पोटास इज एंटायरली इंपोर्टेड एज द कंट्री डजंट हैव एनी रिजर्व। तो पोटास जो हमारे कंट्री में होता ही नहीं, तो उसको कम्प्लीटली इंपोर्ट कराना पड़ता है। ठीक है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट ऑफ कंट्री। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है। ठीक है, तो जैसे गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला, यहाँ पे जो है फर्टिलाइजर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लगभग आधा प्रोडक्शन इन्हीं 4-5 स्टेट मिला करके हो जाता है। और भी दूसरे स्टेट है जहाँ प्रोडक्शन होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, इस एरिया में भी जो है इसका इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर का। सीमेंट इंडस्ट्री की बात किया जाए तो सीमेंट जो है कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जाता है, या बिल्डिंग बनाना हो, या फैक्ट्री बनाना हो, पुल बनाना हो, एयरपोर्ट, डैम, हर चीज़ में इसका यूज किया जाता है। इस इंडस्ट्री का भी रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है क्योंकि पत्थर से बनाया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा बल्की होता है। बल्कि यानी ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कत आता है। इसका इंडस्ट्री में मतलब रॉ मटेरियल कौन कौन सा है, तो जैसे लाइमस्टोन है, जिप्सम है, सिलिका है। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर नीडेड फॉर रेल ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा कोल और इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए। द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट इन गुजरात हैव सुटेबल एक्सेस टू मार्केट इन गल्फ कंट्री। तो ऐसा इंडस्ट्री जो सीमेंट का इंडस्ट्री अधिकांशतः गुजरात में सिचुएटेड है। क्यों, तो ताकि वहाँ से गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाए। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप इन चेन्नई 1904 में चेन्नई में पहली बार इंडस्ट्री सेटअप किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सपेंड किया गया, क्वालिटी में इंप्रूव किया गया, ताकि ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, साउथ एशिया में इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इंडिया जो है सीमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, द इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो इंडस्ट्री जो है प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में दोनों में काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और इसको और ज़्यादा कंपटीटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट एंड गुड सर्विसेज। तो जैसे ट्रक, बसेज, कार, मोटर्स, ये सब बनाने के लिए जो है इंडिया में काफ़ी बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया इसका। आफ्टर द लिबरलाइजेशन के बाद मतलब 1991 में जो एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी एफडीआई आने लगा उसके बाद, और नए तरीके के जो व्हीकल बनाने जाने लगे। ठीक है, पहले इंडिया में काफ़ी कम व्हीकल बनता था। इसका इंडस्ट्री कहाँ पे मेनली लोकेटेड है, तो दिल्ली के आसपास, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, ये सब एरिया में इसका इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री फ्लरिश कर रहा है, मतलब कि पूरा वर्ल्ड कंपटीशन का इंडस्ट्री है। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम ट्रांजिस्टर टू टेलीविजन, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सामान प्रोड्यूस होता है। तो इसमें कौन कौन सा है, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, और भी कई सारे इक्विपमेंट इसके अंदर आते हैं। बेंगलुरु है इमर्ज एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है, तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर केरला में है। ठीक है, द मेजर इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, पुणे। और इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रभाव क्या इंडिया में रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इस इंडस्ट्री से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आता है। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इज द की टू सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इंडिया में आईटी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इंडस्ट्री के कारण क्या मतलब क्या प्रॉब्लम होता है, इन्वायरमेंट को किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो ऑल्दो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और पोल्यूशन कई तरीके से हो सकता है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। और द पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट। तो इसको बिजली, इस इंडस्ट्री को बिजली प्रोवाइड करने के लिए हम लोग को थर्मल पावर प्लांट सेटअप करना पड़ता है। बिजली उत्पादन में भी पोल्यूशन होता है। बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, तो इसके कारण जो है इसमें जो है काफ़ी गैस, मतलब कि फैक्ट्री से जो भी अनडिजायरेबल गैस मिलता है, निकलता है, वो सब जो है हवा में मिल जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके कारण से एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। और स्मोक इज इमिटेड बाई केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक फर्म्स, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज। और मतलब कि अधिकांशतः फैक्ट्री के द्वारा जो पोल्यूशन का जो भी कानून बनाया गया इंडिया में, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। उसके अलावा फिर टॉक्सिक गैस का लीक हो जाता है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में, ठीक है। उसके अलावा हाल ही में हैदराबाद में एक गैस का लीक हुआ था, है ना, एलजी का कंपनी था, एलजी पोलाइमर का फैक्ट्री था, वहाँ से स्टाइरिन गैस निकला था। तो इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि गैस लीक के कारण भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन की बात किया जाए तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को डायरेक्टली नदी में बहा देना, बिना फिल्टर किए बहा देना, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को उसमें घुला हुआ होना, इसके कारण से वाटर बॉडी पोल्यूट हो रहा है। उसके बाद फिर फ्लाई ऐश, जो राख होता है जलने के बाद, जैसे मान ली कोयला जल गया तो उसका जो राख हो गया, वो फिर हवा में उड़ते हुए जो है पानी में जाकर के मिल जाता है, जिसके कारण से काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो ये सब जो है वाटर पोल्यूशन के अंदर आते हैं। थर्मल पोल्यूशन क्या है, पानी का ही थर्मल पोल्यूशन होता है। थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट इज ड्रेन्ड इनटू रिवर। तो फैक्ट्री से जो गर्म पानी निकलता है उसको डायरेक्टली रिवर या पॉन्ड में डाल दिया जाता है, तो वहाँ का पानी गर्म हो जाता है और उसके कारण से एक्वेटिक लाइफ पे नुकसान होता है, ठीक है। वहाँ में उसमें जो रहने वाले मछली है या जीव जंतु हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड वीपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, उसके कारण से कैंसर होता है, बर्थ डिफेक्ट होता है, मिसकैरेज होता है, ठीक है। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। सॉइल और वाटर पोल्यूशन एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं फैक्ट्री के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन। उसके बाद नॉइज पोल्यूशन की बात करें तो नॉइज पोल्यूशन से इरिटेशन होता है, एंगर, मतलब कि आदमी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। उसके अलावा फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब उसको कान में प्रॉब्लम आने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो नॉइज पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट करता है, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन एक्चुअली है क्या, तो अनवांटेड साउंड, जो आदमी जैसे आवाज़ को सुनना नहीं चाहता, इस तरह का साउंड यदि उसको सुनाई दे तो उसको वो नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। ये काफ़ी इरिटेटिंग होता है, स्ट्रेस लाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इन्वायरमेंटल का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे बताया जाए कि एवरी लीटर ऑफ वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पोल्यूट 8 टाइम द क्वांटिटी फ्रेश वाटर, ठीक है। मतलब कि यदि हम लोग 1 लीटर पानी को हम लोग इंडस्ट्री से 1 लीटर पानी यदि निकल रहा है और नदी में मिलाया जा रहा है तो 8 लीटर पानी को पोल्यूट कर दे रहा है ना। तो यानी कुल मिला के 9 लीटर पानी पोल्यूट हो गया। तो उसको हम लोग कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, ठीक है। तो वाटर को रीयूज और रिसाइकल करना। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट रिक्वायरमेंट, रेन वाटर को हार्वेस्ट करना, रेन वाटर को कलेक्ट करके रखना ताकि उससे हम लोग ज़रूरत को पूरा कर सकें। ट्रीटिंग हॉट वाटर इन्फ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर। तो जो भी इंडस्ट्री से जो भी पानी निकल रहा है उसको पहले ट्रीटमेंट करना ताकि वो जल में रहने वाले जीव को नुकसान न पहुँचाए, है ना, उसको फिल्टर कर लेना। उसके अलावा ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व बाई इंडस्ट्री थ्रेट टू अंडरग्राउंड वाटर। तो इंडस्ट्री के द्वारा अंडरग्राउंड वाटर को काफ़ी ज़्यादा दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण से मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है, ये भी एक खतरा बनता जा रहा है धीरे धीरे। इंडस्ट्री जो भी स्मोक निकलता है उसको कम करना, ठीक है। तो उसको कम कैसे कर सकते हैं, तो फॉसिल फ्यूल पे जो हमारा डिपेंडेंस है उसको कम करके हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे कैसे हम लोग इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। नॉइज ऑब्जर्विंग मटेरियल का यूज करना ताकि फैक्ट्री के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख रहे हैं एनटीपीसी सोच द वे। तो इसके टाइम मतलब कि इन्वायरमेंट को बचाने में एनटीपीसी एक लीडिंग रोल अभी निभा रहा है। एनटीपीसी क्या है, एनटीपीसी मेजर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, इट हैज आईएसओ सर्टिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक इंटरनेशनली सर्टिफिकेट इसके पास है, ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में। द कॉर्पोरेशन एज ए प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। इस कॉर्पोरेशन के द्वारा नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया है, जैसे वाटर, ऑयल, ये सब गैस को बचाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कैसे इसके द्वारा क्या क्या प्रयास है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, एडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडेड एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। तो कहा जा रहा है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है मार्केट में उसको यूज करना जाकि जिससे पोल्यूशन कम हो।
मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन और मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन, जो भी राख प्रोड्यूस होता है उसको दूसरे तरीके में यूज किया जाए, जैसे फ्लाई ऐश जो होता है, ठीक है, फ्लाई ऐश नॉर्मली जो राख हम लोग देखते हैं कोयला जलने के बाद उसी को बोला जाता है, तो उससे ब्रिक्स बनाया जाता है, उससे आजकल ईंट बनाया जाता है, उससे और भी कई चीज़ बनाए जाते हैं। उसका यूज किया जाता है लैंडफिल में, मतलब जैसे कहीं घर बन रहा है वहाँ पे उसको यूज किया जाता है। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर न्यूट्रलाइजिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, तो जिस एरिया में एनटीपीसी का फैक्ट्री सेटअप होता है वहाँ पे कई पेड़ लगाए जाते हैं, इसके द्वारा एफोरेस्टेशन का काम किया जाता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को मतलब रिड्यूस करना, कम करना। एस वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, लिक्विड मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके इन्वायरमेंट को बचाया जा रहा है। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग यहाँ पे एक मैप अभी देख लेते हैं, है ना, यहाँ पे मैप एक छूट गया था अभी। तो यहाँ पे क्या है, सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कहाँ पे टेक्नोलॉजी, मतलब कि टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे सेटअप किया गया, कहाँ पे टेक्नोलॉजी का आईटी इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है, तो श्रीनगर में है, उसके अलावा मोहाली में है, नोएडा में, जयपुर में, गांधीनगर में, इंदौर में, तो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं यहाँ, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में हो गया, उसके बाद विशाखापट्टनम, मुंबई एंड पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु तो जो सबसे बड़ा है ही इंडिया का, मैसूर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, ठीक है। तो इसी के साथ न्यूज डिस्कशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल का सॉरी न्यूज डिस्कशन नहीं, 10th क्लास का जो ज्योग्राफी का चैप्टर है ये समाप्त होता है। और यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।